वन स्टार रिवॉल्यूशन जो हम बोलते हैं, एक तिनके से क्रांति जो मसानोबु फुको फुकुओका द्वारा लिखी गई थी 1978 में, फिर भास्कर राव सावे ने उसको और आगे बढ़ाया, जिनको हम भारतीय कृषि का नेशनल फार्मिंग का गांधी भी हम कहते हैं, भास्कर राव सावे को। गुजरात से उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सुभाष पालेकर और इन सब के साथ हम मिलकर आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं, एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं कि एक क्रिटिकल मास के साथ हम खड़े हैं, जहां से ये अगले टेक ऑफ के लिए तैयार है। ये आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सत्र में जैसा बताया विनय ने कि हम 4 राज्य के साथी इकट्ठे हुए हैं, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। और इसमें हम सभी साथी लोग प्राकृतिक खेती से जुड़े जो किसान हैं, हमारे एनजीओ साथी हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़े लोग, इस अनुभव में अपने आप पे हम चर्चा करेंगे। और इस सत्र का जो मुख्य उद्देश्य है कि इन 4 राज्यों में जो खेती हो रही है, प्राकृतिक खेती हो रही है, उस पर अपने कार्य हैं, अपने अनुभव है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अपनी सफलताएं हमारी क्या है उससे हम, और अपनी सीख क्या है, एक दूसरे को बांटेंगे, और कैसे इसको हम और फैला सकते हैं, स्केल अप कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम आगे मंथन करेंगे सेशन में। और दूसरा ये भी है कि कई राज्यों में इसकी शुरुआत काफी अच्छी हो गई है। अनिल वर्मा जी बिहार में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हम डीए और बाकी हमारे अरुणोदय और हमारे को साथी हरितिका, एबीएसएस, वाईके भी, हम बुंदेलखंड में इसमें हमने लीड ले चुके हैं। एमपी में भी काफी हमारे साथी इसमें काम कर रहे हैं। बट ये किस्से छोटे छोटे किस्से हैं, तो कैसे हम इकट्ठे एकजुट होकर इस कोalition के माध्यम से इसको हम स्केल अप कर सकें। और दूसरा जो भी है कि आज इन 2 घंटों में हम ये भी करेंगे कि कुछ अपने साथियों की वीडियो देखेंगे, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को सुनेंगे, अपने साथियों को हम सुनेंगे, किसान भाइयों को सुनेंगे। और ये सेलिब्रेशन का माहौल है, चूंकि 1 साल हमने कंप्लीट किए हैं, चूंकि कोविड के कारण हम फिजिकल नहीं मिल सकते हैं, तो ये जूम या वेब के थ्रू मिल रहे हैं। तो हमको इन 2 घंटों में एक उत्सव का माहौल, हमको एक अपनी सफलता पे हमें एक करना, सेलिब्रेशन का मूड है ये, तो अब उत्सव का माहौल हमको बना के रखना है हमको। और इसके साथ हम साथ साथ सीखेंगे भी, चर्चा करेंगे कैसे कोalition को मजबूत बना सकते हैं। और दूसरा मेरा एक और रहेगा आपसे अनुरोध कि अपने माइक को म्यूट करके रखें, और जब भी आपको आपको बोलना हो तो अपने माइक को म्यूट कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, सभी को संचालन में सुविधा होगी। और एक और इसमें है कि आप जब भी अपने प्रश्न करें तो बहुत ही पॉइंट वाइज रहें, बिंदुवार रहें, शॉर्ट में रहें, क्योंकि समय की कमी रहेगी। इसके अलावा अपने प्रश्न, कुछ अनुभव आपके हों, कुछ आपको कहना है, तो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ इस 2 घंटे की जर्नी में मेरे और भी साथी, अनिल जी साथ रहेंगे, संदीप भाई मेरे साथ रहेंगे, और विनय और प्यूरी भी मेरे साथ इस सेशन में साथ रहेंगे। तो पुनः आपका एक बार स्वागत है। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को हम बहुत ही रोचक बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और लर्निंग एपिसोड हम इसको बनाएंगे और सेलिब्रेट भी करते रहेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ थैंक यू वेरी मच, वेलकम अगेन, ओवर टू विनय। थैंक यू। थैंक यू प्रसन्न जी इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम शुरुआत करेंगे एक केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को लेकर के। विनय जी और चारुल जी ने जो गीत लिखा है उसको उसका हिंदी ट्रांसलेशन को हम सुनेंगे, जो कि प्रदान संस्था से अर्चना जी ने गाया हुआ है। तो आइए सुनते हैं। पुरखों से पाई ये बाड़ी हरी, मुझे पीढ़ियों को देनी है बाड़ी हरी। मेरे खेतों को मैं जहर कैसे दे दूं रे, ऐसे खेतों को मैं जहर कैसे दे दूं रे। मेरे खेतों की खुशबू तो दूर दूर जाए, मेरे खेतों की खुशबू तो दूर दूर जाए। ये तो लाखों हजारों जीवों को बसाए, ये तो लाखों हजारों जीवों को बसाए। ऐसे जीवों को मैं जहर कैसे दे दूं रे, ऐसे जीवों को मैं जहर कैसे दे दूं रे। मैंने हाथों से जोता ये रूई जैसा खेत, मैंने हाथों से जोता ये रूई जैसा खेत। इसे एक दाना दूं तो ये 100 दाने दे, इसे एक दाना दूं तो ये 100 दाने दे।
ऐसे खेतों को मैं जहर कैसे दे दूं रे, ऐसे खेतों को मैं जहर कैसे दे दूं रे। मेरे खेतों के चारे को गाय ढोर खाए, मेरे खेतों के चारे को गाय ढोर खाए, इनके गोबर की खादों से बाड़ी लहराए, इनके गोबर की खादों से बाड़ी लहराए। ऐसे ढोरों को मैं जहर कैसे दे दूं रे, ऐसे ढोरों को मैं जहर कैसे दे दूं रे। मेरी बाड़ी तो 4 बूंद नमी से बल खाए, मेरी बाड़ी तो 4 बूंद नमी से बल खाए, इसकी ठंडी ठंडी माटी में ओस समाए, इसकी ठंडी ठंडी माटी में ओस समाए। ऐसी माटी को मैं जहर कैसे दे दूं रे, ऐसी माटी को मैं जहर कैसे दे दूं रे। मेरे खेतों की माटी तो केचुए खाए, मेरे खेतों की माटी तो केचुए खाए, यहाँ तितलियां पंछी और पेड़ गीत गाए, यहाँ तितलियां पंछी और पेड़ गीत गाए। ऐसी कुदरत को मैं जहर कैसे दे दूं रे, ऐसी कुदरत को मैं जहर कैसे दे दूं रे। शुक्रिया अर्चना जी इस गीत के लिए। और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ MP SRLM से अनूप जी जुड़े हुए हैं, अपने प्राकृतिक खेती से जुड़े कार्य के अनुभव को हमारे साथ साझा करें। अनूप जी, अनूप जी क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं अनूप जी? तो अनूप जी शायद अभी जुड़े नहीं है या सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए हमारे साथ कई ऑर्गेनाइजेशन ने, कई संस्थाओं ने हमारे साथ वीडियो शेयर किए थे जिसमें किसानों के अनुभव को लेकर के और जो CRPs हैं उनके अनुभव को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन के काम को लेकर के उसमें बताया गया था। सर, तो ऐसे आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ अनूप जी, तो मैं आपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक अनूप जी, अगर आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। ठीक जी जी। सर, अनूप जी मैं अपना माइक अनूप तिवारी कैमरा भी ऑन कर सकते आजीविका हैं। मिशन में काम करता हूँ सर। जी, मैं सर अनूप तिवारी आजीविका मिशन में काम करता हूँ। सागर जिले में मेरी पोस्टिंग है और संदीप सर के साथ तो हम लोगों की शुरुआत हुई है। तो काम में हमारे जो मुख्य बात है वो यही है कि हमको जैविक पर, ऑर्गेनिक तरीकों पर, नेचुरल तरीकों पर काम करना है। इसके लिए हमारी एक पूरी टीम है जिसको हम CRP बोलते हैं। तो CRP के माध्यम को हमने इन सारी चीजों के ऊपर ट्रेन कर रखा है। वो गौमूत्र से दवाइयाँ कैसे बनाएं, ग्रोथ हार्मोन कैसे बनाएं, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं। हम पंचगव्य बना रहे हैं, हम जो जैसे बनाना है, बनाना है, ये सारी चीजें महिला समूहों के माध्यम से बना रहे हैं। फिर हम जो इंटेंसिफिकेशन मेथड्स हैं, कम बीज लगे, क्योंकि अच्छा बीज या देशी बीज की यदि हम बात करें तो इसको ढूंढ के लाते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी हमने सुगंधित
करीब 9 प्रकार की धानों का मल्टीप्लिकेशन SRI मेथड से शुरू किया है। तो दूसरा तरीका यह है कि अच्छा बीज मल्टीप्लाई कर सके ताकि लोगों को देशी और परंपरागत बीज मिल सके, देशी तरीके से वो खादों का इस्तेमाल कर सके। कीटनाशक मतलब बोलना चाहिए कि कीड़ों को हमें मारना नहीं। अभी जैसा अभी गीत में वो कह रही थी कि हम इनको कैसे मारें, तो हमें मार बस फसल बची रहे हमारी, यदि कीड़ा दूसरी जगह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे काम कर की थीम है। और सागर में लगभग हमारे 8 क्लस्टर है जो ऑर्गेनिक में रजिस्टर्ड है, उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारे पास 15,000 लीटर दूध है जिसको देवश्री के नाम से हम मार्केट में बेच रहे हैं। दूध के जितने भी उत्पाद हैं वो सारे बना रहे हैं। हम गेहूं पैदा कर रहे हैं, हम दालें बना रहे हैं, हम जैविक मटेरियल भी, जैसे पंचगव्य चाहिए आपको, पोटाश चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल मिक्सचर चाहिए, ये भी बना रहे हैं। हम 5 रुपए लीटर गौमूत्र खरीद रहे हैं और गौमूत्र से चीजें बना रहे हैं। हमारे पास 33 गौशालाएं हैं जिनमें 5,000 गाय जो बॉन्डरिंग काउस थी उनको पाले हुए हैं, और उन्हीं गायों से जो गोबर और गौमूत्र इकट्ठा, लकड़ी बना रहे हैं, गोबर की कंडे बना रहे हैं, ईंटें बना रहे हैं गोबर की। बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलने का अवसर मिलना है। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो किसान भाई हैं देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हम मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। एक ही खेत में 5-6 फसलें एक साथ हमारे पास मंडप मेथड से पैदा हो रही है। तो इन सारी चीजों को आइए आप देखिए। मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो आप आइए देखिए, हमें खुशी होगी कि आप इन चीजों को, संदीप खानवलकर सर के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, आज हम उन चीजों को पकड़े हुए हैं। आप लोग भी आइए, जुड़िए, आपका सबका स्वागत है। इस कार्यशाला में आपने हमको अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अनूप जी, हमें हमारे साथ अपने काम का अनुभव को साझा करने के लिए। अब हमारे साथ बिहार राज्य से डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन वेंकटेश जी जुड़े हुए हैं, जिनका भी पुरजोर समर्थन रहा है बिहार में प्राकृतिक कार्य को लेकर के। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे साथ। थैंक यू कि आपने हमें बुला करके बोलने का मौका दिया। मैं कमिटेड हूँ ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए। मेरा नाम वेंकटेश नारायण सिंह है। वर्तमान में मैं निदेशक भूमि संरक्षण हूँ। उससे पहले सरकार का जैविक कोषांग देखता था और इस दौरान मैंने बहुत सारे, लगभग 5 वर्षों तक बिहार के जैविक कोषांग को देखा है और काफी कुछ गतिविधियां हम लोगों ने की है जमीनी स्तर से लेकर के और अभी तक। शुरुआत हम लोगों की 10 से 11 से हुई जब राज्य में जैविक प्रोत्साहन की योजना लागू की गई। जैविक प्रोत्साहन की योजना में हम लोग बेसिकली किसानों को जैविक इनपुट बनाने के तरीके बताते थे और उसके लिए उपादान देते थे, जिसमें वर्मी कंपोस्ट मुख्य रहा है। राज्य में कमर्शियल वर्मी कंपोस्ट की इकाइयां स्थापित की गई, बायो फर्टिलाइजर की इकाइयां स्थापित की गई, कमर्शियल वर्मी कंपोस्ट बनाए गए, गोबर गैस पर अनुदान दिया गया। इस एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, लगभग 5 लाख हेक्टेयर में हम लोगों ने ग्रीन मैन्योरिंग की खेती कराई, जिससे कि खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल काफी बढ़ा। तो ये शुरुआती दौर था जबकि हम लोगों ने जैविक प्रोत्साहन का काम किया। जब असल वर्क शुरू हुआ रोड मैप 3 से 17 से 22 तक बिहार सरकार ने एक रोड मैप बनाया, जिसमें कि ऑर्गेनिक खेती को मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 50,000 हेक्टेयर में 17 से 22 तक के एरिया के अवधि में हम लोग 50,000 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती करेंगे। और इसी को फोकस करते हुए जैविक कॉरिडोर की एक योजना शुरू की गई। जैविक कॉरिडोर की योजना राज्य के 13 जिलों में शुरू की गई इनिशियली, जो कि हमारा रोड मैप का टारगेट था 50,000, तो उसके 20,000 हेक्टेयर को हम लोगों ने टारगेट किया और 20,000 हेक्टेयर को टारगेट करके हम लोग आगे बढ़े कि इनको तो फर्स्ट फेज में 13 जिलों में हम लोगों ने 20,000 का टारगेट किया और उसको हम लोगों ने उपलब्धि इस बार हम लोगों ने में जैविक कॉरिडोर में 18,000
किसानों को C1 सर्टिफिकेट मिल चुका है। उसके बाद और सारे इस जैविक कॉरिडोर के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने मिशन गठन किया। बहुत कम राज्यों में मिशन गठन हुआ है। कुछ राज्यों में जहां सिक्किम, उत्तराखंड जहां हुआ है वो वहां काफी अच्छी प्रगति हुई। हम लोग भी उस रास्ते पर अग्रसर हैं। हम लोगों ने भी यहाँ मिशन गठन किया है। मिशन गठन के साथ मैन पावर उपलब्ध कराया गया है जो कि ऑर्गेनिक खेती के विकास की तरफ अग्रसर है हम लोग। पीजीएस सर्टिफिकेशन पर भी अच्छा फोकस किया जा रहा है। पीकेवीवाई और नमामि गंगे दो योजनाएं जो भारत सरकार की है उसमें भी लगभग 25,000 एकड़ हम लोगों ने आच्छादित किया है। इधर इस हमारे इंटरवेंशन से राज्य में जैविक खेती का रकबा में जबरदस्त उछाल आया। पिछले इस एक साल में 19-20 में 22,713 हेक्टेयर हो गया, जो कि इससे पीछे 3,000 हेक्टेयर मात्र था। तो काफी उछाल है। हम मुझे लगता है कि आने वाला जब 20 साल का 21-22 का फिगर आएगा तो और भी हम लोग बेहतर कंडीशन में होंगे कि जैविक खेती को दिशा दिया जा सके। जैविक खेती करने में सबसे बड़ी समस्या ज्ञान का अभाव है। लोगों के पास नॉलेज बहुत कम है खेती करने के लिए, और नॉलेज ट्रांसफर करने के साधन भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। कोई अगर एक्सटेंशन मशीनरी चाहे कि हम उसको को ट्रांसफर करें तो इसको कोई पाठ्य सामग्रियां नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है ऑर्गेनिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक पुस्तक लिखा था जो हिंदी में है, जैविक खेती के नुस्खे, और किसानों द्वारा काफी पसंद किया गया। उसका जो भी किसान हमारे यहाँ खेती करते हैं ऑर्गेनिक, उसको ग्रंथ के रूप में उपयोग करते हैं, जहाँ कोई उसमें जैविक इनपुट्स बनाने के तरीके, ये सारी सामग्रियां दी गई। इसके नतीजे ये हुए कि काफी हम लोग के यहाँ काफी ग्रुप्स एक्टिव हो गए और अब जैविक उत्पाद आने लगे। इसी में कुछ एक ग्रुप है जो भोजपुर ऑर्गेनिक्स का है। भोजपुर ऑर्गेनिक्स के ने ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाना चालू किया, और बाजार में ग्राहकों की कमी नहीं है, बट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोगों के उत्पाद जो इवन बाजारों में उपलब्ध है, उस पर लोगों की साख नहीं जमती है। ये इसलिए वो ट्रेनिंग और एक्सटेंशन की गतिविधियां पर काफी हम लोगों ने फोकस किया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके साथ हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दिया किसानों को। लगभग 50,000 किसानों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, और इससे एक अच्छा ट्रेंड फार्मर्स उपलब्ध हो गए हैं। अब हमारा फोकस ये है कि मार्केटिंग की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और जगह जगह मार्केटिंग बाजार, जैविक बाजार, जो कल्पनाओं का बाजार है, वो अगर बाजार स्थापित हो जाता है। एक दो जगह हम लोगों ने प्रयास किया, सचिवालय के सामने और फिर दूसरे जगहों में। मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार में जगह जगह जैविक बाजार उपलब्ध होंगे, जहाँ की जैविक सामग्रियां मिलेगी उचित मूल्य पर। लोगों को, किसानों का भी भला होगा और उपभोक्ताओं का भी भला होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली चुनौतियां और उनके लिए किए गए प्रयासों से हमें परिचित करने के लिए आपके कार्य से। और अब आगे बढ़ते हुए हम हमारे पास कुछ फार्मर्स के एक्सपीरियंस के वीडियोस आए हैं, किसानों के जो अनुभव हैं उनको साझा करते हुए। तो हम शुरुआत करेंगे AKRSPI से पेमल दीदी के अनुभवों से। पीली आवाज नहीं आ रहा है। दुसरी खेती करायं काम हळ ओखर सारी मेहनत लगन सारो
सब करना पड़ा, पैसा टका भी काम लगे, काम पैसा भी कम लगे, तभी तार हमने जमीन बढ़ाई दी कि बढ़ाई न चलाएंगा तार कर्ज भी कम होएगा, खर्च भी कम लगेगा, नहीं लाता है बाहर से 2 साल से दवा खाद कहीं लाया, खाद भी नहीं छाटता है, दवा भी हम बना लेवा न खाद भी बना लेवा, भी बना 5 पत्ती को भी बना लेवा, अमृत पानी भी बना लेवा, टॉनिक भी बना लेवा। अभी आप चटनी को बनाना मतलब लहसुन का, हरी मिर्ची, प्याज और काले नबी भी दवा छाटी थी कपास में, वो बनाए अमृत पानी टॉनिक सब छाटे छे। मोल की दवा 2 साल से लाया नहीं, 2 साल से 60,000 को फायदा हुआ। शुक्रिया प्यूली। आगे हम कालका जी के अनुभव को जानेंगे। कालका प्रसाद जी किसान हैं जो कि सृजन संस्था से जुड़े हुए हैं। ग्राम भमौरा से कालका प्रसाद यादव प्राकृतिक के। Give me 1 second, Vinay. 1 minute. ओके। ग्राम भमौरा भमौरा जो है पिछले साल से सृजन संस्था में जुड़ी। सृजन संस्था से जुड़कर जीवामृत, जीवामृत, बीजामृत और नीमास आदि के बारे में इन लोगों ने सृजन संस्था से सभी ने हमको शिक्षण दिया। तभी से हम घन जीवामृत, और पिछले साल हमने घन जीवामृत से अपनी 1 एकड़ में खेती की, जिसमें जो पिछले सालों हम यूरिया और DAP का उपयोग करते थे, तो हमने पिछले साल जो है घन जीवामृत करके खेती की, और जो पैदावार यूरिया DAP से होती थी वही हमारे पैदावार का को इसमें मिली, घन जीवामृत से मिली। 10-12 क्विंटल के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से पैदावार हुई, और इसमें हमने यूरिया DAP का उपयोग नहीं किया। घन जीवामृत और जीवामृत से ही खेती की, जबकि पानी पिछले साल बारिश ना होने के कारण एक पानी पर भी हमें पूरी फसल प्राप्त हुई। 12 क्विंटल के लगभग फसल कौन सी है? गेहूं की फसल 12 क्विंटल के लगभग प्राप्त हुई हमें 1 क्विंटल में। और आज भी हम घन जीवामृत से रबी की फसल भी कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 एकड़ के लिए घन जीवामृत बनाकर मूंगफली की खेती बोई। किसानों को भी सिखा रहे हैं और क्या? गांव के कई किसानों को घन जीवामृत और जीवामृत के बारे में प्रशिक्षण दो और उनको घन जीवामृत बनवाओ। बीज जो संस्था से प्राप्त हो उसमें घन जीवामृत डलवा करके मूंगफली, उड़दा और मूंग की खेती करें। शुक्रिया प्यूली। अब अगला फार्मा एक्सपीरियंस के लिए हम अगला जो वीडियो देखेंगे वो देखेंगे कविता जी का, जो कि पन्ना जिले में PSI संस्था से जुड़े हुए हैं। खेती वाला काम जो सीखे हैं, और उसमें से जैसे श्री विधि से धान भी लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, अरहर भी लगाते हैं, और उसमें उड़द भी NPM से लगाते होते हैं। तो जब ना हमने मतलब कम लागत में खेती की, तो इसके हमने जो और किसान हमारी फसल को देखते हैं, तो किसान हमारे यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि
ऐसे हमको भी करना है। आपने कैसा कैसा किया तो वो भी मतलब करने लगे हैं। तब हम हमारे यहाँ आते हैं और पूछते हैं हमसे कि मतलब आपने कैसे कैसे किया, तो हम उनके वहाँ उनको भी बताते हैं और वो लोग भी करते हैं। पहले तो हम लोग शुरू में कम जगह में करते, मतलब कि हमें पहले उतना वो नहीं था कि हम का मालूम इतने उसमें लगा रहे हैं तो शायद ऐसा नहीं कि हमारी फसल खेत भी बर्बाद हो जाए, लेकिन हमने करके देखा तो हमारी फसल बहुत अच्छी आई। तो अब हम सारे खेतों में श्री विधि NPM से खेती करने लगे। हम लोग अब प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो अब हमारी तो उसमें लागत तो ना के बराबर लगती है और से मिट्टी की भी हमारी सुधार होती है। कीटनाशक दवा भी बनाते हैं, उसमें जो कीड़े लगते हैं, फंगस लगती है, उसको रोकने के लिए अपने दवा बनाते हैं और उसमें फिर उसका छिड़काव करते हैं शाम के समय। जैसे अग्नेयास्त्र कीटनाशक दवा डालते हैं तो हमने इसका मतलब रिजल्ट देखा कि अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमने सारी फसलों में डालना शुरू कर दिया। पशु तो कम मात्रा में है तो हम लोग नाड़िक की खाद बनाते हैं और नाड़िक की खाद का उपयोग करते हैं। और जो सब्जियां विधि से लगाते हैं तो विधि के से सब्जियां लगाते हैं तो उसमें भी हमको बहुत फर्क मिला, अंतर मिला। पहले हम लोगों को लगता था कि मतलब इतनी दूरी दूरी से काम करवा रहे हैं, लेकिन अब हम करने लगे हैं, खुद करके देख लिए हैं तो अब हमको अच्छा लगा। और इसके जैसे कीटनाशक दवा है और जैसे बाजार वाली दवा रासायनिक खरीद के लाते हैं तो वो तो अपनी जमीन को भी है नुकसान और अपनी सेहत को भी है नुकसान और अपने पैसों की भी है बर्बादी। और हम लोग घर में कीटनाशक दवा बनाते हैं। जैसे 5 प्रकार की कड़वा पत्ती है, जैसे नीम की पत्ती है, ऐसी पत्ती जो पत्तियों को पशु नहीं खाते वो पत्ती कड़वा पत्ती हम तोड़ के लाते हैं और से उसमें फिर 2.5 से 10 लीटर गौमूत्र मिलाते हैं और 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम मिर्ची और 250 ग्राम लहसुन, इस सामग्री को मिला के और 5 प्रकार की कड़वा पत्ती को कुचल के बांट के और 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हम उसको सड़ाने को रख देते हैं। फिर उसके बाद 10 लीटर पानी 1 लीटर गौमूत्र में मिला करके और करके शाम के समय हम छिड़काव कर देते हैं। और फिर छिड़काव करने के बाद अगर उसका प्रभाव 1 दिन में नहीं पड़ा तो हम उसके 2-3 दिन के बाद हम फिर से छिड़काव कर देते हैं। तो ये हमें कीटनाशक का दवा ये हमने जो सीखी हमको ये अच्छी लगी, तो हमारे गांव की जो दीदियां लोग हैं अब वो भी करने लगी हैं। बोलती हैं कि जो हमारा पैसा इस दवाई में जाता है वो उससे अच्छा हम अपने घर में ही बना के क्यों ना डालें, क्यों हमारी यही पैसा हमारा कुछ और के लिए हो जाए। जैसे श्री विधि है और NPM है, प्राकृतिक खेती है, तो हम इसमें से हमारी लागत कम हो जाती है और आय इसमें हमको ज्यादा मिलती है। उपज भी इसकी हमें अब धीरे धीरे ज्यादा उपज भी अच्छी मिलने लगी है, तो अब हम लोग सारी खेतों में करने लगे। भैया पर्यावरण के बोला बचाएबा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ये वीडियो प्राप्त हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए हम खेती करके जो संस्था है बिहार से, उन्होंने हमें जंगली खेती एग्रो फॉरेस्ट्री से उसे हम बजाएंगे और उसे हम सुनेंगे। और उसको सुनने के बाद मैं नीरज जी जो कि खेती संस्था से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने मंडला गार्डन, न्यूट्री गार्डन के काम के बारे में हमें बताएं। शुक्रिया जी। पर्यावरण के बोला बचाएबा कहिया। भैया पर्यावरण के बोला बचाएबा कहिया। भैया जंगली खेती ताहू लगाएबा कहिया। भैया जंगली खेती ताहू लगाएबा कहिया। भैया केमिकल
पॉलियमर से सबके बचैबा कहिया भैया जे बिलखन से फसल उगैबा कहिया भैया जे बिलखन से फसल उगैबा कहिया भैया खत्म होल पानी के बचैबा कहिया भैया खत्म होल पानी के बचैबा कहिया भैया रेन हाउस पाइप से पटैबा कहिया भैया रेन हाउस पाइप से पटैबा कहिया भैया पर्यावरण के बोला बचैबा कहिया भैया पर्यावरण के बोला बचैबा कहिया भैया जंगली खेती ताहू लगैबा कहिया भैया जंगली खेती ताहू लगैबा कहिया। नीरज जी, अगर आप हमारे साथ खेती के प्राकृतिक कृषि के कार्य को हमारे साथ साझा करें। नमस्कार विनय जी और बिहार से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम नीरज है और मैं पिछले 4 वर्ष से कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री पे लखीसराय जिले में, बिहार के लखीसराय जिले में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मॉडल फार्म तैयार किया 1 एकड़ के फार्म में, और उसके बाद से हम लोगों ने एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया जो कि महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर कृषि वानिकी के ऊपर 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि करते हुए सभी साथी हमारे साथ सीख रहे हैं और कर रहे हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे और भी किसान जो है इसके समझ रहे हैं और इसमें जो भी परेशानी आ रही है उसको कैसे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे लगभग अब हमारे गांव में जो है 4 से 5 एकड़ में अलग अलग किसानों ने इसे अपनाया है और सब लोग अपने तरीके से अपनी समझबूझ के साथ इसमें अलग अलग फसलें ले रहे हैं। और मंडला गार्डन के बाद एक वीडियो मैं चाहूँगा विनय जी की आप साझा करें जो हम लोगों ने भेजा है, ताकि मुझे बताने में आसानी हो। जी नीरज। हाँ, नीरज जी, इसमें वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है, मैं 1 मिनट दूसरे से चला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कृषि वानिकी में जैसे मल्टी क्रॉपिंग एक अहम हिस्सा, अहम भूमिका निभाता है, तो उसका छोटा प्रारूप जो है वो है मंडला गार्डन। इसमें भी हम लोग जो है मंडला गार्डन का जो बेसिक सा चीज़ है कि जंगल बेड तैयार करना, और जैसे रेस्ड बेड मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, इसमें रेस्ड बेड जो है हम लोग जंगल सॉइल बोलते हैं, जिससे कि पत्तियों से, सूखी पत्तियों से, गोबर से, जो यहाँ पे जो जलावन से निकलने के बाद उसको डालकर जो है रेस्ड बेड की तरह बनाकर, इससे क्या होता है कि मिट्टी का भी कंपोनेंट उसमें रहता है, और जब भी कोई बीज हम डालते हैं तो बीज को निकलने होने में बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो सिंपल सा यही चीज़ है कि जो हम लोग कृषि वानिकी को बड़े तौर पे कर रहे हैं, और इसी को जब हम लोग किचन गार्डन के रूप में अपने अपने घरवाड़ी में जब लगाते हैं, तो वही सेम चीज़ को जो है ये हम लोग यहाँ पे महिला किसानों के द्वारा जो है पूरे गांव में अभी जो है ये मूवमेंट को जो है युवा और महिलाएं इसको आगे लेके चल रही हैं। और करीब करीब अभी हम लोगों ने 40 से 50 घरों में मंडला गार्डन बनाया है, छोटे बड़े साइज का, और किसानों का रिजल्ट अभी आ रहा है, और वो लोग इसको अब हमारे यहाँ बुला बुला कर इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और अपने अपने घरों में बनवा रहे हैं।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है मंडला गार्डन बनाने के लिए जो है एक जगह चुना जाता है। जगह का चुनाव करने के बाद उसमें जो है अलग अलग चीजों का उपयोग, गोबर, ये जो है राख और पुआल और जो भी वेस्ट मटेरियल है जो डिकम्पोज हो सकती है, उसके सहारे जो है हम लोग एक रेस बेड बना लिए हैं। और इसमें खासियत यही है कि अभी जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण जो है, या अभी इतना पानी होने के बाद जिन लोगों ने भी घरबाड़ी बनाया था तो उनका जो है खराब हो गया, लेकिन ये रेस्ड बेड होने के कारण जो है न ज्यादा पानी इसमें आ सकता है और टेम्परेचर भी जो है इसमें कंट्रोल रहता है। और इसमें बिना किसी खाद के भी जो है अच्छे से जो है हम लोगों ने इससे बहुत सारे सब्जियों को निकाला और पूरा लॉकडाउन जो है हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा कि बाहर से सब्जी खरीदे और खाएं। शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ आपके काम को हमें बताने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा, क्या हमारे साथ हिमकार जी जुड़े हुए हैं बिहार से? हिमकार या अनिल जी सहोदय ट्रस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो हम ग्रीन पीस द्वारा केवल केडिया गांव में जो उन्होंने बदलाव की एक मुहिम शुरू की है, उसके बारे में हम जो वीडियो की है वो हम अभी आपके लिए चलाएंगे। हमारी ये पृथ्वी शानदार, कुदरत ने इसे बड़ी मेहनत से सजाया है। खेती भी उतनी ही खूबसूरत और शानदार है, क्योंकि यह इंसानों और कुदरत के मिले जुले प्रयासों का नतीजा है। मेरा नाम इश्तियाक है, मैं ग्रीन पीस कैंपेनर। अभी हम लोग केडिया में, केडिया बिहार के जमुई जिले का एक छोटा सा गांव है ना, ये शानदार जगह। तो आइए आपको सुनाते हैं केडिया की कहानी, एक शानदार जानदार कहानी। लगभग 2 बरस पहले केडिया गांव के सभी किसान परिवारों ने यह फैसला किया कि वे अपने इस गांव को और भी खूबसूरत बनाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी खेती को खतरनाक कृषि रसायनों से मुक्त करेंगे। शुरुआत वर्मी कंपोस्ट और अमृत पानी से हुई। बायोमास जल न जाए, इसके लिए बायोगैस लगाए जा रहे हैं। आमतौर पर मानव मलमूत्र को मैला माना जाता है, पर केडिया के किसान इकोसैन शौचालय की मदद से इनसे भी खाद बना रहे हैं। वर्मी पेट, बायोगैस, पशु शेड और इकोसैन शौचालय बनाने के लिए हम किसानों को बिहार सरकार की योजनाओं से जोड़ रहे हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, सबको भोजन हमारी मिट्टी से ही मिलता है। खेतों से उपजा भोजन मिट्टी की ऊर्जा लेकर उगता है। हमारी कोशिश है कि मिट्टी से जितनी ऊर्जा निकलती है, वो पूरी ऊर्जा मिट्टी में वापस पहुंचाई जाए। केडिया के किसान कुदरत को नुकसान पहुंचाकर नहीं, कुदरत को साथी बनाकर खेती करने के हुनर सीख रहे हैं। केडिया बदल रहा है। केडिया के किसानों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, ताकि हमारी कुदरत, हमारा आपका भोजन सुरक्षित रह सके। उनके इस सफर में आप भी हम सफर बनना चाहेंगे, है ना?
तो ये हमारे बिहार से कुछ साथी थे जिन्होंने हमें अपने काम के बारे में बताया, जिसमें इकोलॉजिकल फार्मिंग, न्यूट्री गार्डन और ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से जो हमारे मेंबर हैं। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अभिषेक जी को, जो कि अरुणोदय संस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो अपने काम को हमारे साथ साझा करें। जी नमस्कार सभी को। मैं अभिषेक, हम लोग अरुणोदय संस्थान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। अभिषेक जी, क्या आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के हम लोग महोबा जिले में और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गौरिहार ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के काम की शुरुआत, जो प्राकृतिक खेती की शुरुआत जो सृजन के साथ में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, और वो एक देवाल कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को किसानों के साथ में सीधे हस्तक्षेप करने का मौका मिला था। इसमें हम लोगों ने जो चंदेलकालीन तालाब हैं, उनको हम लोगों ने जो है डिसिल्टेशन करने का एक किसानों के सहयोग से एक बीड़ा उठाया था, और उसमें हम लोगों ने सफलता प्राप्त की थी। और 9 तालाबों की जो मिट्टी है, उनको हम लोगों ने किसानों के माध्यम से उनके खेतों तक पहुंचाया था, क्योंकि वो सिल्ट जो होती है वो खेतों की ही सिल्ट बहकर के तालाबों में आती है। तो वो सिल्ट को पुनः जो है खेतों तक पहुंचाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की थी। और 615 हेक्टेयर एरिया हमने ट्रीटेड किया था 593 किसानों की मदद से। उसका जो परिणाम देखने को मिला, उससे समझ में आया कि जब सिल्ट खेतों से तालाब से खेत में गई तो उससे पैदावार में कुछ परिवर्तन आया। फिर हम लोगों के कॉन्सेप्ट आया ग्रुप में ही हम लोगों के कि एक मतलब प्राकृतिक माध्यम से खेती कैसी की जाए। इसी बीच में जब हम तालाब का ये अभियान चला रहे थे, तो उसमें जो हमारा एक अवेयरनेस का एक टॉपिक था, वो था केमिकल फर्टिलाइजर, कि जो हम लोगों ने किसानों को सेंसिटाइज किया था। क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में जो खर्च हुआ था, वो प्रोजेक्ट का खर्चा तो मान लिए 10 रुपए था, लेकिन किसान का खर्चा उसमें 40 रुपए था। 4 गुना खर्च जो है किसान के कंट्रीब्यूशन से हुआ था। तो उसमें जब किसानों को अवेयरनेस किया था, तो उसमें जो मेन इशू था वो केमिकल फर्टिलाइजर था। तो जब हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की, तो हमको लगा कि एग्रीकल्चर पे हम लोगों को और ज्यादा थोड़ा सघन रूप से प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को क्षमतावान बनाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। तो उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया, और हम लोगों ने एक प्राकृतिक खाद्य उत्पादन केंद्र करके एक यूनिट स्थापित की महोबा जिले के जैतपुर ब्लॉक के थुरट गांव में। शुरू में किसान इसके लिए तैयार नहीं था, एक जागरूक किसान थे, उनको थोड़ा सा काफी जुड़ाव था, उनको हमने प्रेरित किया तो वो तैयार हो गए। और उसमें भी हम लोगों ने जितना पैसा लगाया था उसका डबल किसान से कंट्रीब्यूशन करवाया था। तो एक प्राकृतिक खाद्य केंद्र का हमने निर्माण करवाया वहां पर। उसमें ये था कि हम लोग ने ये मानक रखा था कि जिसके पास गौवंश होगा और जिसके पास 5 से अधिक गौवंश है, उन्हीं के साथ में हम करेंगे। लेकिन शुरू में तो हमें ये था कि किसी तरीके से हम करना है, तो वो रमेश यादव है किसान, उनके साथ किया हमने इसको। और उनके साथ में हमने 25 किसानों को जोड़ा, और उस खाद्य केंद्र के माध्यम से निर्मित खाद को 25 किसान सामूहिक रूप से उसका उपयोग करें। और एक बीघा के लिए हमने उनका डेमो करवाया मिक्स क्रॉपिंग को लेकर, रबी में और खरीफ में। तो उससे जो परिवर्तन आया, तो एक वातावरण प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ा, और वो हमारा केंद्र एक मॉडल के रूप में बना। आज की डेट में हम लोग के पास में 25 प्राकृतिक केंद्र हम लोग स्थापित कर चुके हैं, जिसमें से छतरपुर का जो गौरिहार ब्लॉक है, उसमें उनको हमने किसानों को, वहां किसानों को यहाँ एक्सपोजर करा के उनको प्रेरित किया। और जो है आज 25 प्राकृतिक केंद्र हमारे स्थापित हो चुके हैं। उनके माध्यम से हमारे 750 किसान प्रत्यक्ष रूप से उन प्राकृतिक केंद्रों के माध्यम से जुड़े हैं, जो प्राकृतिक विधि के माध्यम से गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से घन जीवामृत, द्रव जीवामृत, इनको बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछली साल हम लोगों ने इसमें केवल हमारे पास 17 किसान थे, आज हमारे पास यहाँ पे 750 किसान तो हम पहुंच पाए हैं इसमें। दूसरा कि हम लोग जो है किसानों को प्राकृतिक खेत जो खाद है, इससे जो बनने वाले उत्पाद हैं, इसकी महत्ता को किसान कैसे स्वयं समझे, इसको
समझाने के लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, और शासन के साथ भी हम लोग जो है बराबर हमारा कन्वर्सेशन चालू है कि शासन, क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, दोनों जगह पे भाजपा गवर्नमेंट है, दोनों जगह हम देख रहे हैं कि गौ संरक्षण पे बड़ा फोकस है, गौशालाएं बहुत सारी बनाई गई हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि इन गौशालाओं से जो निकलने वाला उत्पाद है गौवंश से, उसको किसान कैसे उसका उपयोग करें, तो उनको लेकर के हम लोगों का प्रयास है कि प्राकृतिक जो खाद्य केंद्र है, ये कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया। तो इसमें हम लोग काफी अभी सफलता प्राप्त कर पाए हैं दोनों प्रदेशों में। अभी महोबा में प्रदेश सरकार के जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होते हैं, ये अपने आप यहाँ की जो रिपोर्ट वगैरह वहां जा रही थी, जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो उसके आधार पर वो अपने आप विजिट करने यहाँ पे आए। फिर उन लोगों ने संस्था के सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारी 5 गौशालाओं को ले लीजिए, उनको प्राकृतिक खेती के माध्यम से उनसे किसानों को जोड़िए, जो एक कॉन्सेप्ट उसको बड़े स्तर में ले जाएगी। तो उस तरह के प्रयास अभी उनके साथ में हमारे चल रहे हैं। इसी प्रकार से छतरपुर में भी हम लोगों ने जो जिला सीईओ उनको इस प्रकार के केंद्रों में विजिट कराई, और उनके साथ में भी हम लोगों का ये प्रयास चल रहा है। दूसरा कि जो छोटे किसान हैं, बहुत बड़े किसान नहीं है या छोटी जोत वाले किसान है, तो उनके साथ में हम लोग सब्जी उत्पादन को लेकर के उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार से सब्जी उत्पादन करें। और जो हमने इसके लिए 300 किसानों का चिन्हांकन किया है जो सब्जी उत्पादन करेंगे, लेकिन प्राकृतिक खादों के माध्यम से, उसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग नहीं होगा। तो पोषण वाटिका के तहत हम लोगों ने 300 किसानों का चिन्हांकन किया है, उनके साथ हमारे प्रयास चल रहे हैं। और आगे उनको जो है अभी मनरेगा में माँ की बगिया करके एक कॉन्सेप्ट है, तो उस पे हम लोगों ने जिला प्रशासन को प्रेरित करने का प्रयास किया है कि जो हमारी पोषण वाटिका का प्रयोग है वो माँ की बगिया में कन्वर्ट हो जाए, तो ताकि उनको मनरेगा से भी मदद मिल जाए। इस प्रकार से 300 किसानों को हम उसमें जोड़ रहे हैं। दूसरा कि एक मल्टी लेयर क्रॉपिंग का पैटर्न है कि किसान जमीन में भी सब्जी उगाए, ऊपर भी उगाए और जमीन के अंदर भी उगाए। तो उसको लेकर के अभी हम लोग 10 किसानों के साथ में डेमो कर रहे हैं। और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि किसान को एक तो जागरूक करना, उसको सेंसिटाइज करना, दूसरा कि उसको विश्वास कैसे बने उसके लिए उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो ये हमारे अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट हैं। और हम लोग अभी जो है खरीफ में करंट में हम लोग जो है यहाँ पर 1200 किसानों के साथ में, जिसमें हमने 120 हमारे लीड फार्मर हैं और हर लीड फार्मर के साथ 10 एसोसिएट फार्मर हैं, ताकि हम उनके साथ में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं मिक्स क्रॉपिंग का। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ खरीफ की बुआई ही लोग नहीं करते थे, या करते थे तो छिड़क के करते थे। तो खरीफ की फसल में उनके साथ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने की स्थिति में हैं, और जो प्रयास पूरे जारी हैं। इस तरह के मॉडल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और वो जो डेमो प्लाट होगा वो प्राकृतिक खादों के माध्यम से होगा, और इसके परिणाम लोगों ने देखे हैं, तो लोग उसको स्वीकार रहे हैं। अभी जो महोबा के क्षेत्र में तो हमने देखा है कि कई सारे किसान जो थोड़ा सा साधन संपन्न है, चूंकि हमारे पुराने संपर्क हैं, तो कई लोगों ने अपने स्तर पे ड्रम खरीद करके और अपने स्तर पे इस तरह की खादों को बना के अपना बगीचा लगा रहे हैं, अपनी बागवानी लगा रहे हैं। तो एक वातावरण निर्मित होने का अच्छे संदेश मिल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर से चूंकि वो खुल के नहीं कह पाते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है रेवेन्यू का, और उससे जो तमाम सारा उनका सिस्टम है वो अलग विषय है। तो लेकिन रहे हैं कि प्राकृतिक खादों के माध्यम से बनने वाले उत्पाद जो है काफी पौष्टिक होते हैं, जहर रहित होते हैं। तो इस दिशा में हम लोगों का प्रयास अभी जारी है। इस के साथ में इस प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो आगे के 4 सालों में हमारा लक्ष्य है कि हम 20,000 किसानों के साथ में एक बल्क में एक वातावरण निर्मित करने का प्रयास हमारा है। और इसमें ये नहीं है कि हमारा कि केवल वो किसान भर आए, उसको मार्केटिंग में कैसे उसको लेके जाए, उस दिशा में भी हमारा प्रयास है। अभी हमको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लखनऊ में मिला है। लखनऊ में एक व्यापारी है, उनके साथ में हमारा एमपी के किसान का उनका टाई अप हुआ है। उसमें हमारा कम योगदान है, किसान का थोड़ा सा ज्यादा योगदान है। और वो यहाँ की खाद को अभी 10 कुंटल खाद उनकी वहां जो शहरी क्षेत्र में काफी थे, तो एक मार्केट पे भी मिलेगा। अभी ये जो हमारा थुरट का केंद्र है, ये मार्केट की लाइन पकड़ गया। इसमें इनको जो है जो सरकारी पंचायत संसाधन केंद्र है यहाँ, उनमें जो है इनको गौमूत्र की सप्लाई
मिलने लगी। कुछ एक कंपनी है हमीरपुर जिले में वो काम कर रही है, तो यहाँ से हमारे केंद्र से गौमूत्र ले जा रही है, तो एक तरह से ये मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कई सारे छोटे छोटे घन जीवामृत, द्रव जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र के छोटी छोटी पैकिंग बनाया है, ताकि शहरी क्षेत्र में जो गमले में सब पौधे लगाते हैं, जो छोटे छोटे बगीचे लगाते हैं, तो उनके तक वो चीज पहुंचे। तो इस तरीके का प्रयास हम लोगों का यहाँ पर अभी चल रहा है, और हमारा आगे के 4 सालों में लक्ष्य ये है कि हम 20,000 किसानों तक इस विधि को लेकर के पहुंचे। और ये इस विधि को किसान के बाद एक बार समझ में आ जाने पर जो हमको देखने को मिल रहा है कि उससे किसान फिर स्वयं उसको अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि ये पद्धति कोई नई नहीं है। ये किसान को जब बताया जाता है कि नहीं, आपके पूर्व काल में आपके पूर्वज ऐसा करते थे, तो वो किसानों को धीमे धीमे उसमें सेंसिटाइजेशन आ रहा है। इसमें चैलेंज बस इतना है कि एक तो किसान जो अभी विगत जो एक युग चला रासायनिक खादों का, उससे किसान में थोड़ा आक्रामकता आ गई, किसानों को त्वरित लाभ की एक आदत पड़ गई है, तो उसके सामने थोड़ा सा ये डेमोन्स्ट्रेशन हमारे जो हो रहे हैं धीमे धीमे, तो ये एक मॉडल जीवांत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में इसमें एक वातावरण निर्मित होगा, और इस दिशा में हम लोग आपके साथ में मिल करके एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा और किसान की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। अरुणोदय संस्थान के विभिन्न प्रयास प्राकृतिक खेती के लिए जो किए गए हैं उनके बारे में हमें बताने के लिए, और चाहे वो शासन के साथ मिलकर के काम हो या और भी किसानों के साथ मिलकर के अलग अलग जिसमें वहाँ वो खुद प्रेरित हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि युवा मनोज जी जुड़े हुए हैं, अगर वो भी हमारे साथ उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बताएं। मनोज जी। जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार, युवा कौशल विकास मंडल हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। पिछले साल हम सृजन के सहयोग से 150 किसानों के साथ नेचुरल फार्मिंग का कार्य शुरू किया था। 150 किसानों में हमने घन जीवामृत, बीज अमृत का प्रयोग करवाया, और साथ ही उसमें बगल के प्लाट में कंट्रोल प्लाट बनाया और एक डेमो प्लाट बनाया, जिसमें जब उत्पादन आया तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। जो हमारा डेमो प्लाट था उसमें 470 किलो, 4 कुंतल 70 किलो निकला, और बगल वाले प्लाट में, कंट्रोल प्लाट में हमारा लमसम 105 कुंतल के आसपास निकला। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। लेकिन जब हमने लागत तो उसमें देखी तो किसान की लागत कंट्रोल प्लाट में आ रही थी 2 से 2,500 रुपया पर एकड़, और जो हमारे इसमें जो डेमो प्लाट में था इसमें 500 से 800 रुपए पर एकड़ लागत आ रही थी। तो इस तरह से हम देखा और किसानों को विजिट करवाया। किसानों को विजिट करवाने के बाद में और प्रशिक्षण करवाए किसानों के, जगह जगह गाँव में, कई गाँवों में हमने कई जगह एक्सपीरियंस किसानों के शेयर करवाए, जिससे कुछ आईसी मटेरियल दिया पढ़ने के लिए, लिटरेचर दिए, जिससे किसान तैयार हुए खेती करने के लिए नेचुरल फार्मिंग की। और इस समय पे हम खरीफ सीजन में 1000 किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। 1000 किसानों में 100 हमारे लीड फार्मर हैं, और जिनके साथ में हम काम कर रहे हैं 1000 फार्मर है। 1000 फार्मर के साथ में हम काम कर रहे हैं, जिसमें एक बीघा के प्लाट हैं, सभी के डेमो प्लाट, और इनके साथ में हमने बगल में कंट्रोल प्लाट भी बनाया हुआ है, जिससे दोनों का वो तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सके। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। प्रत्येक फार्मर को 1 बीघे के लिए हम 108 किलो घन जीवामृत और 54 लीटर जीवामृत का प्रयोग करवा रहे हैं, और बीजामृत से बीज उपचार करवा रहे हैं। इस तरह से हम ये बीज की बुआई हो गई है, अब उग भी आया है, अब फसल में हमें जीवामृत का स्प्रे करवाना है। तो इस तरह से हम 1000 फार्मर्स के साथ कर रहे हैं। अब इसमें हमने 11 प्राकृतिक केंद्र बनाए हैं। जब 1000 फार्मर हमारे तैयार हो गए तो हमने 11 प्राकृतिक केंद्र सृजन के सहयोग से बनाए हैं। तो 11 प्राकृतिक केंद्रों से ये घन जीवामृत और जीवामृत सप्लाई की जाएगी इन किसानों को।
और एक हमने बड़ा प्राकृतिक केंद्र बनाया है, गुरदाहा प्राकृतिक केंद्र मौदाहा ब्लॉक में जनपद हमीरपुर के, जिसमें हम बहुत सारी गतिविधि कर रहे हैं, जिसमें जैसे गौ हवन केक हो गया, गाय के गोबर से केक बन रहा है हवन के लिए, और धूपबत्ती बनाई जा रही है, और दाह संस्कार के लिए लकड़ी का निर्माण किया जा रहा है, उसकी बिक्री भी हो रही है, और इससे एक कीटनाशक भी बनाया जा रहा है ब्रह्मास्त्र नाम से, उसकी पैकिंग हो रही है, उसकी मार्केटिंग हो रही है। तो इस तरह से विभिन्न तरह की चीजों का निर्माण किया गया है, गौमूत्र का अर्क निकाला जा रहा है। तो कई तरह से हमने प्रयोग शुरू किए हैं, जिससे किसान के साथ हमने किसानों के एफपीओ बनवा को बाहर बेचने में भी एग्रो प्रोसेसिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो ये एफपीओ अभी कानपुर में भी कई जगह पे शुरू किया है, जो कि यहाँ पे उनकी छतों को उत्पादन शुरू किया नेचुरल फार्मिंग के द्वारा, और बिल्कुल जैविक सब्जियों को उत्पादन हो रहा है। तो अभी उनने 70 लोगों से शुरुआत की है, कानपुर में 70 छतों में जैविक सब्जियों को उत्पादन शुरू हो गया है, हमारी इस नेचुरल फार्मिंग की पहल के द्वारा, युवा कौशल विकास मंडल के द्वारा। जी धन्यवाद। शुक्रिया मनोज जी। जैसा कि मनोज जी ने और अभिषेक जी ने बताया कि जो प्राकृतिक केंद्र का जो काम हुआ है, उससे जो जैविक खेती को लेकर के बार बार कठिनाई आती थी, ड्रजरी बढ़ाने में, कि मेहनत काफी लगती है इन सब कामों में, पर वो बायो यूनिट, ये जो बायो रिसोर्स सेंटर प्राकृतिक कृषि केंद्र के द्वारा उसमें काफी मदद मिल रही है। तो शुक्रिया मनोज जी अपने YKVM के सारे कामों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं संपर्क संस्था के बीज बचाओ जो अभियान है, उसमें उनके कामों को देखने के लिए उन्होंने हमारे साथ एक वीडियो साझा किया है, तो हम उसे देखते हैं। पीयूली क्या? बीज हमारी सभ्यता की विरासत है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इस विरासत को सुरक्षित रखने में सैकड़ों हाथ ईमानदारी से जुटे हैं। बीजों को मुट्ठी में थामकर अपनी नस्लों को बचाने के इस काम में उनका खास जरिया बनी है स्वयंसेवी संस्था संपर्क मध्य प्रदेश। संपर्क ने इन किसानों को बाजार से लड़ने का हौसला दिया और बीज बचाने के संसाधन दोनों मुहैया करवाए। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के झाबुआ, सतना, जबलपुर और रीवा में सैकड़ों किसान पारंपरिक बीजों के इस्तेमाल और विस्तार में जुट गए हैं। मसलन झाबुआ के छोटे से गांव डाबड़ी के रहने वाले किसान रामलाल ने अपने खेतों में गेहूं की 16 दुर्लभ प्रजातियों को लगाकर गेहूं की जैव विविधता को कायम रखने का अद्भुत प्रयास किया है। गेहूं की विलुप्त हो रही इन प्रजातियों का प्रदर्शन देखने सैकड़ों किसान उनके खेतों पर पहुंचते हैं और अपनी पसंद की प्रजाति को चुनते हैं ताकि आने वाले दिनों में वहां उन बीजों को ले जाकर वो लगा सके और अपनी खेती को और अधिक मुनाफे वाली बना सके। इसी तरह एक और महिला किसान है तारशिला भूरिया। झाबुआ जिले के ग्राम मोहनकोट की रहने वाली तारशिला बीज बचाने के काम में बहुत लगन से लगी हुई है। इनके यहाँ काला मूंग, बावटा, मसूर, साठी मक्का, अलसी,
तिल, मटर, तुअर आदि 20 प्रकार की फसलों के देशी बीज बचाकर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये केवल बीज बचाती ही नहीं है, उन्हें संवर्धित करती हैं। आज इनके पास देशी बीजों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं झाबुआ जिले के ग्राम रूपगढ़ में रहने वाले जुझारू किसान बाबूलाल चोयल। बाबूलाल जी को देशी प्याज के बीज पैदा करने की तकनीक में महारत हासिल है। ये प्रतिवर्ष प्याज के बीज पैदा कर अपने साथी किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे कई किसान हैं जो बीजों और खेती के उस मिजान को दुरुस्त करने में जुटे हैं जिसके रास्ते चलकर खुशहाली उनके घर आती है। संपर्क ने मध्य प्रदेश में से 4 देशी बीज बैंक तैयार किए हैं, जहां पारंपरिक बीजों की एक लंबी और समृद्ध श्रृंखला मौजूद है। ये काम धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। संपर्क संस्था के बीज कंजर्वेशन का जो काम है उसकी अगली कड़ी में हम विकास संवाद, जिन्होंने बीज कंजर्वेशन और उसके साथ साथ कई अन्य प्रयासों से कुपोषण पर पकड़ पाने की एक मुहिम शुरू की है। तो आइए देखते हैं हम विकास संवाद के द्वारा भेजा गया हमें यह वीडियो। These tribal children are from Mahilokhar village of Madhya Pradesh. They are all happy. It is through these songs that they are inculcating the good dietary habits. This is the sole reason why not even a single child of Mahilokhar is a victim to malnutrition now. Women as well have become more responsible and informed about children's health. अंडा हम लोग खरीद के अब बच्चन का खवावत रहन की कुपोषण हमारा बच्चा ना हो। आमलेट उसका माने रोटी की नहीं तवा में पका देते रहन, मतलब तीसरे चौथे जैसे खाए का बच्चा का अपने बच्चन का वो का बदलाव हुआ करी थी। But this was not the case previously, when Mahilokhar village of district Rewa was popularly known as a village of malnutrition. The task of mitigating the plight of villages like Mahilokhar was taken up by Vikas Samvad. The team of Vikas Samvad reached out to numerous villages and educated people about the various ways of water conservation. With that amount of saved water, every family can be guaranteed of their daily vegetable needs. The villagers acted upon it, and sooner the results were distinctly visible. Today, over 100 villages have stopped procuring vegetables from big markets. Vikas Samvad provided them with organic seeds, plants, and iron pans as a part of their campaign. Around 10 seed banks were set up in the districts of Rewa, Satna, Panna, and Umaria. 5 years ago, around 55% from the same villages were found to be malnourished. This figure has substantially come down to mere 16% now. But still there were many horrendous problems. Transportation of water from far-off areas was a major concern as the amount carried was insufficient for plantation. The Dastak Dekhrek centers of the organization piloted the work of the construction of wells, ponds, deepening of old ponds, and unblocking water supply in dried up wells that led to an increase in water table level. In around 60 villages, the practice of water management has resulted in the flow of fortune to the villagers. A new doorway to happiness has been found. विकास संवाद के इस कार्य के बारे में जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि हमने छत्तीसगढ़ के जो मेंबर्स हैं उनको हमने काफी लेट अप्रोच किया,
तो उनकी तरफ से कोई वीडियोस, जो हमारा प्लान था कि हम वीडियोस साझा करेंगे, वो तो नहीं है, पर मैं जो भी छत्तीसगढ़ से हमारे साथी जुड़े हैं उन्हें बुलाना चाहूंगा कि अगर वो अपने काम के बारे में हमारे साथ कुछ साझा करें। आकाश बड़वे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। थैंक यू विनय जी। वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ, पर एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, तो मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद दंतेवाड़ा के छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा करके एक जिला है, उस जिले में मैं किसानों के साथ काम कर रहा हूँ। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फेलोशिप थी, प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप, तो उसके तहत दंतेवाड़ा में आने का मुझे एक मौका मिला, और उस मौके का ही फायदा उठाकर अभी भी मैं दंतेवाड़ा में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ मेरी। क्या आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं? देखिए, क्योंकि वो राइट्स का थोड़ा जूम के फंक्शंस। ओके, बस एक ही मिनट हो पा रहा है, शायद हो रहा है, मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ, ये आपका फोन हाँ जी। तो दंतेवाड़ा में हम लोग पिछले 6-7 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जैविक खेती आधारित आजीविका कैसे विकसित हो, और हम लोगों ने जो भी ये प्रयास है, उनको इस तरह का एक नाम दिया है कि फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू सस्टेनेबिलिटी। निर्माण करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जुड़कर मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ, और किसानों का एक संगठन है हुमगादी। तो ये दोनों के साथ मिलकर हमारे ये प्रयास जारी है। दंतेवाड़ा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का साउथ दक्षिण के हिस्से में आने वाला एक जिला है। ज्यादातर आदिवासी समुदाय यहाँ पे रहते हैं, 71% पॉपुलेशन जो है ट्राइबल है। 60% जमीन जो है दंतेवाड़ा की जो जंगल से भरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग कुछ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स देखेंगे तो लिटरेसी बात काफी कम है, गरीबी जो है वो 64% है, माल नरिशमेंट जो है वो 42% है, लगभग 70% महिलाएं दंतेवाड़ा की जो है वो एनीमिक है। और हमें ये लगता है कि बाकी जो विभिन्न कारण हैं, उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण दंतेवाड़ा में ये जो खास तौर पर कुपोषण की और गरीबी की जो समस्याएं हैं, उसका एक प्रमुख कारण हमें लगता है कि समय के हिसाब से आजीविका की जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है, वो एक प्रमुख कारण है। जंगल और खेती ये सबसे प्रमुख आजीविका के साधन है दंतेवाड़ा में, और समय के हिसाब से जंगल धीरे धीरे कम हो जा रहा है, जंगल में जो विविधता है वो कम होती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ खेती की स्थिति भी थोड़ी सी अलग हुई है पिछले कुछ सालों से। खेती में भी विविधता कम हो रही है, और उसका जो परिणाम है वो परिणाम आजीविका के ऊपर और पोषण और स्वास्थ्य आहार इसके ऊपर जरूर दिखता है, हमें ऐसा लगता है। तो लेकिन जब हम लोगों ने थोड़ा सोचने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जो एक अंदरूनी ताकत है यहाँ के लोगों की, यहाँ के समुदाय की, और ये समझ में आया कि कई गांव ऐसे हैं दंतेवाड़ा में जहाँ पे अभी भी किसान जो है वो प्राकृतिक खेती करते हैं। यहाँ तक रासायनिक खाद या दवाएं पहुंची ही नहीं है, या अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने फ्री में भी रासायनिक खाद दिए तो लोगों ने उसका उपयोग करना नहीं चाहा है। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर देसी बीजों की और फसलों की विविधता अभी तक यहाँ पे बची हुई है। मिलेट्स जो है, चाहे वो कोदो हो गया, कुटकी हो गया, अभी भी कुछ मात्रा में लोग यहाँ पे लगाते हैं, उस पूरे खत्म नहीं हुए हैं। जंगल अभी भी कुछ हिस्से में शेष हैं, और फिर विभिन्न प्रकार की ताकतें हैं, ऐसा हमें लगा, और इनके आधार पे हमें कुछ बिल्टअप करना चाहिए, ऐसा एक विचार था। और उद्देश्य हमने सामने में 4 प्रमुख रखे। एक तो फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, भूख से मुक्ति मिलनी चाहिए, कुपोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए, गरीबी से मुक्ति मिलनी चाहिए, और बाजार के शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि बाजार की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छे से बनी नहीं होने के कारण जो स्थानीय कुचिया व्यापारी जो है, उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार का शोषण जो है वो हमने देखा है कि होता है लोगों का।
और संगठित किसान तो है ही नहीं, मंडी की भी व्यवस्था नहीं है, मंडी चलती नहीं है दंतेवाड़ा में, तो उसके वजह से बाजार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो बाजार के शोषण से मुक्ति कैसे हो? और फिर पिछले 5-6 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक जैविक खेती के पर आधारित आजीविका की व्यवस्था कैसे दंतेवाड़ा में बने। इसमें यहाँ के जिला प्रशासन का एक बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला है। मैं ये बताना चाहूँगा कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का केवल एकमात्र जिला ऐसा है, जहाँ पे पिछले 4 साल से किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट विभाग या एजेंसी रासायनिक खाद या दवा को ना ही वितरित करती है, ना ही प्रमोट करती है किसी भी योजना के अंतर्गत। पिछले कुछ सालों के प्रयासों की वजह से लगभग 110 गाँव के 10,000 किसान जो है, वो जैविक खेती के साथ धीरे-धीरे जुड़े हैं। उनको प्रशिक्षण मिले हैं। लगभग 9,000 किसान जो है वो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। हालाँकि हमें ये लगता है कि ये काफ़ी एक लंबा सफ़र है और इन सब किसानों के साथ धीमे-धीमे और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, तभी आजीविका में वास्तविक सुधार आएगा। कुछ मैं सोचा कि कुछ फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं ताकि क्या-क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, इसका एक अंदाज़ा आए। गाँव के स्तर पे हम उनको बोलते हैं जैविक कार्यकर्ता। हम लोगों ने युवाओं का चयन किया है और हम कोशिश करते हैं कि हर गाँव में इस तरह का एक अच्छा युवा प्रशिक्षित होकर किसानों के बीच में काम करने के लिए तैयार हो, जो खुद भी जैविक में साथ मदद करेगा। किसान है क्या कि वो रासायनिक खेती कुछ कर रहे हैं, वो गाँव के किस हिस्से में कर रहे हैं और उनकी वजह से आजू-बाजू के किसानों को क्या समस्या हो सकती है। किसानों का प्रशिक्षण के कुछ फ़ोटोग्राफ से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए या बाकी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक खेती के साथ-साथ कुछ ऐसे तकनीक फॉर एग्ज़ाम्पल एसआरआई हो या डायरेक्ट सीड सोइंग हो, या ऐसे कुछ तकनीक हम किसानों के बीच में प्रदर्शित कर सकते हैं क्या? ये कुछ प्रशिक्षणों की तस्वीरें हैं, महिलाएँ हों या पुरुष हो जो अलग-अलग तकनीक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ विभिन्न प्रकार के जैसे जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, अलग-अलग आदान सामग्री महिला समूह बना रहे हैं। कोशिश हम लोगों ने किया है कि क्योंकि दंतेवाड़ा में काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्रॉडकास्टिंग पद्धति से खेती होती है धान की, और पाया ये है कि उत्पादकता जो है वो पर्याप्त नहीं होती है। हालाँकि सब खेतों में कुछ खेत ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करना ही किसान के लिए संभव और आसान होता है। लेकिन कुछ खेत ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर कुछ तकनीक अपनाए जाए तो उत्पादकता बढ़ सकती है और किसान कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तकनीक जो है वो किसान अपनाएँ और जो परंपरागत किस्में हैं किसानों की, धान की, वो बचें। जैसे कि एक लोकटी माची करके एक बहुत सुंदर यहाँ की वैरायटी है। एरोमेटिक तो है ही, बहुत सुंदर सुगंध आता है, लेकिन उसके साथ-साथ हमने ये पाया है कि ज़िंक और आयरन की मात्रा भी इस वैरायटी में बहुत अच्छी है। और ऐसी कई सारी देसी किस्में दंतेवाड़ा में अभी भी शेष हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए और उसकी बीज उपलब्धता के लिए व्यवस्था बनाई जाए। अ मिलेट्स काफ़ी बड़ी मात्रा में दंतेवाड़ा में उगाए जाते हैं, हालाँकि समय के हिसाब से उनका जो रकबा है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम वापस लाएँ। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे रागी का उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है, उसके श्रीविधि के माध्यम से लोग लगाएँ। किसानों को हम संगठित कैसे कर सकते हैं, इस प्रयास में सोचते हुए 2016 में दंतेवाड़ा के कुछ किसानों ने मिलकर आकर भूंगादी इस किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की। आज लगभग 3,000 किसान इस संगठन के साथ जुड़े हैं और केवल जैविक खेती करने वाले किसान ही इस संगठन का सदस्य बन सकते हैं। और इस संगठन के माध्यम से दंतेवाड़ा के जो विभिन्न ऑर्गेनिक प्लस इंडिजीनियस उत्पाद जो है, वो देश भर के बाजार में कैसे पहुँच सकते हैं, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल देश के लगभग 30-35 शहरों में एक ब्रांड हम लोगों ने बनाया है आदिम करके, उसके माध्यम से विभिन्न उत्पाद जो है वो पहुँचते हैं। ये एक तस्वीर है भूंगादी की सामान्य सभा की, किसान जो है वो मिलकर अपने ही उत्पादों के खरीदी के दर जो है, वो तय कर रहे हैं और उसके लिए अनुमति दे रहे हैं।
ये एक इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट है। आप अगर देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के डायरेक्टरेट में एक प्रेजेंटेशन बनाया गया था, उसका ये स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न जिले, जो अन्य जिले हैं, वहाँ पे कौन से खाद जो है वो कितनी मात्रा में कंज्यूम किए गए हैं वो बताया गया है। और दंतेवाड़ा में किसी भी प्रशासन की एजेंसी द्वारा खाद उपयोग नहीं किया गया है। ये एक तस्वीर है जिसमें किसानों का ब्रांड जो आदिम है उसका अनावरण जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वो दंतेवाड़ा में आके उन्होंने किया था। इस एक मीटिंग की एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये है कि अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ जो है वो दंतेवाड़ा में आए थे और किसानों के साथ चर्चा कर रहे थे। तो तब एक किसान ने खड़े होके मांग ये की थी कि हमारे यहाँ पे कोई सरकारी विभाग तो खाद या दवा, रासायनिक खाद या दवा बांट नहीं रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट दुकान है वो जरूर बेचते हैं। और ये एक पहल होनी चाहिए शासन के माध्यम से कि प्राइवेट दुकानों में भी धीरे धीरे ये चीजें बंद हो, क्योंकि हम अगर जैविक खेती कर रहे हैं और कुछ इक्का दुक्का किसान जो है वो रासायनिक खेती कर रहे हैं, उनके अवशेष हमारे खेत में आते हैं और फिर हमारा नुकसान होता है। तो दंतेवाड़ा में पिछले 2 सालों से सभी, ज्यादा प्राइवेट दुकान तो है ही नहीं, 3-4 दुकान है, उनको भी रासायनिक इनपुट सामग्रियों को बेचने के जो लाइसेंसेस है वो दिए नहीं गए हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो हमारे किसानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, गोधन न्याय योजना हो गया या नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, अलग थोड़े से प्रयोग है। उनका परिणाम क्या होता है वो आने वाला समय में समझ में आएगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ एक राज्य जो है वो आने वाली दिशा में रासायनिक खेती से दूर हटते हुए नैसर्गिक खेती की ओर जाएगा। कुछ हमारे किसान हैं जो प्रधानमंत्री जी को अपना चावल भेंट दे रहे हैं, और राष्ट्रपति महोदय जी को हमारे किसान है लुधुराम नाग जी, उन्होंने आदिम का एक चावल का पैकेट वो जब दंतेवाड़ा में आए थे तो उनको भेंट किया था। तो कोशिश हमारी ये है कि आने वाला समय में दंतेवाड़ा पूर्ण रूप से जिला जो है वो जैविक कैसे हो सकता है। कई गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी रासायनिक खाद या दवा का उपयोग किसान नहीं करते हैं, और कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे 1, 2, 3 किसान जो ज्यादा शिक्षित है, कोई टीचर है, वो इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। तो उनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ग्राम सभा के माध्यम से गांव प्रस्ताव कैसे पारित कर सकते हैं और इकट्ठा मिलके गांव के स्तर पे कमेटियां बना के जैविक खेती को अपनाने का निर्णय कैसे हो सकता है। पीजीएस के अंतर्गत हाल ही में लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के कुछ प्रावधान आए हैं, उनका उपयोग करके एक अच्छा माहौल हम जिला में कैसे बना सकते हैं, और विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसीज, चाहे वो कृषि विभाग हो, उद्यानिकी विभाग हो, जिला प्रशासन हो, एनआरएलएम हो, इनके माध्यम से ये सब मिलकर प्रयास कैसे हो सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। और केवल एक स्कीम के रूप से नहीं, तो बीज से लेके बाजार तक एक पूरी व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है जो जैविक खेती आधारित आजीविका को सहयोग कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, ऐसा हमारा प्रयास है। मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। थैंक यू। थैंक यू आकाश जी। दंतेवाड़ा में जो हमारे समाज के सबसे पीड़ित तबके हैं, महिला, आदिवासी, उनके साथ जो भी आपने काम ऑन फार्म प्रोडक्शन टेक्निक से लेकर मार्केटिंग तक सारी चीजें जिस को इन्वॉल्व किया, उसके लिए शुक्रिया, और इसको हमारे साथ बताने के लिए शुक्रिया। और अब मैं, अगर कोई और हमारे साथी छत्तीसगढ़ से जो जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ शेयर करना चाहें। कटनी ग्रुप से जो जुड़े हुए थे, अगर और कोई छत्तीसगढ़ से नहीं आ रहे हैं तो हम संकेत जी जो कि ग्रीन वसुधा से जुड़े हुए हैं, बिहार से हैं, वो अपने कार्य के बारे में बताना चाह रहे थे। संकेत जी। संकेत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, ठीक जी, है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संकेत कुमार है और मैं ग्रीन वसुधा संस्थान से हूँ।
हम पिछले 4-5 सालों से बिहार के समस्तीपुर जिले के किसानों के साथ प्राकृतिक कृषि एवं पारिस्थितिकी आधारित टिकाऊ खेती पर काम कर रहे हैं, जिसमें समस्तीपुर के कुछ युवा साथी का भी सहयोग मिल रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि जैव विविधता को बढ़ावा देना है। हम छोटे और सीमांत किसानों, खासकर महिला किसानों को जैविक किचन गार्डन या पोषण वाटिका या घरबाड़ी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें परिवार के संपूर्ण पोषण के लिए 15 से 20 तरह की साग सब्जियां, 4-5 फलदार पेड़ पौधे, 5 से 7 जड़ी बूटियां जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो लगाने के लिए सुनिश्चित करते हैं। यह तरीका खेत की पारिस्थितिकी को भीषण मौसमी घटनाओं तथा कीट नियंत्रण से बचाव के लिए भी तैयार करता है। और हम लोग मनरेगा के योजना के तहत पक्का पशुशाला, वर्मी टैंक तथा जीवामृत टैंक बनाने में जीविका दीदियों एवं किसानों को सहयोग करते हैं और उसके बाद उनको घर बाड़ी बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ में समस्तीपुर जिला के ही दलसिंहसराय ब्लॉक के एक बम्बैया नामक गांव में यूथ लर्निंग सेंटर भी डेवलप कर रहे हैं, जहां पर टिकाऊ खेती तथा जैव विविधता संबंधित यूथ लर्निंग सेंटर में टिकाऊ खेती तथा जैव विविधता संबंधित कहानियों एवं कार्यशाला के जरिए युवाओं के बीच नॉलेज को क्रिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बिहार में प्राकृतिक रूप से होने वाली साग सब्जियां जो बहुत ही पौष्टिक है और जिसको खाने का प्रचलन खत्म होने के कारण विलुप्त हो रही है, उनको भी खाने के व्यवहार में शामिल करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं एवं उन साग सब्जियों के बीजों को संरक्षित कर रहे हैं। इन विलुप्त हो रही साग सब्जियों के बीज को जिले के एक कोने के किसानों से लेकर दूसरे कोने के किसानों को दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बीज के सामूहिक आदान प्रदान के इस तरीके से समाज में के निर्माण की प्रक्रिया भी हो रही है। और यह समुदाय आधारित बीज संरक्षण विधि सीमांत किसानों के लिए और युवाओं के लिए नॉलेज को क्रिएशन एक्टिविटीज तथा सेल्फ एम्पावरिंग एक्सरसाइज भी साबित हो रहा है उनके लिए। और हमारे इन प्रयासों से यह किसानों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई, मशीनीकरण तथा ग्रामीण परिवार के लिए भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाजार के प्रभाव से भी मुक्त होने का प्रयास साबित हो रहा है। इस प्रयास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ओपन पॉलिनेटेड देसी सीड्स की जरूरत महसूस हो रही है और इस पर भी देसी बीज बैंक बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अब मैं इस ग्रुप के शामिल कई अनुभवी साथियों के अनुभव को सुनना और सीखना चाहूंगा और इस कार्यशाला में अवसर देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया संकेत जी करने के लिए। और भी कोई साथी, अब हम ओपन सेशन रख रहे हैं जिसमें और भी कोई साथी अगर कुछ कहना चाहे या अभी जो सुना है उसके बारे में कुछ कहना चाहे या वो जहां से जुड़े हैं अपने कार्य के बारे में कुछ कहना चाहें तो बोलने वाला। हाँ, अभी गया के किसानों को मौका नहीं दिया गया। हाँ, हेलो जी, हेलो।
जी हेलो प्रमोद। बिहार से गया के किसानों को मौका नहीं दिया गया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप प्राण संस्था को? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल अभी यह मौका आपको लेना चाहिए और आप प्राण संस्था से जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज हमारे साथ साझा कीजिए अपने कामों के बारे में। हम लोग को भुला गए थे क्या? नहीं, भूले नहीं थे। हमारा जो हमने प्लान किया था उसमें शुरुआत में कुछ लोगों ने हमें 2-3 दिन पहले ही बात हुआ था, तो उन लोगों को उन संस्थाओं को बुलाया गया था। हाँ, नहीं, हम लोग जैसे कि हम लोग तो ऑलरेडी लगभग पूरे इंडिया भर में 20,000 कैडर्स का ट्रेनिंग यहाँ से हुआ है और लगभग 4,000 ऑफिशियल्स जिसमें गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के रहे हैं लोग, और लगभग 2,10,000 किसान के साथ संस्था पहुंचा है यहाँ विभिन्न जिलों में और आसपास के राज्यों में। तो यहाँ पर हमारे साथ आज 15-20 किसान यहाँ पर आए हुए हैं गांव से, तो इन लोग भी कुछ शेयर करना चाह रहे थे अपना जो यहाँ पर रहा है लर्निंग। तो एक गीत से इन लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हैं यहाँ पर अधिकतर। अच्छा। तो चलिए दीदी आप लोग तो जी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? जी जी हाँ वीडियो। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रीता है और मैं प्राण संस्था में काम करती हूँ VRP पद पे। श्री विद्यालय की जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विद्यालय के जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विद्यालय के जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। खेत खेत में रोपेंगे श्री विधि से धनमा। घर घर में बदलेंगे श्री विधि से मनमा। गाँव गाँव को स्वर बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हरे विद्यालय के जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। खाद भी बनाएंगे, दवाई भी बनाएंगे। खाद भी बनाएंगे, दवाई भी बनाएंगे। खाद भी बनाएंगे, दवाई भी बनाएंगे। बाजार से रासायनिक जहर नहीं लेंगे। बाजार से रासायनिक जहर नहीं लेंगे। घर घर से रोग भगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विद्यालय के जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सीखी है हमने श्री विधि खेती, माता पिता की बनूंगी चहेती। बच्चों को महान बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।
श्री विद्यालय की जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने समाज की निगाहें, बढ़ाई है हमने श्री विधि क्षमताएं, ज्ञान की गंगा बहाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विद्यालय की जगाएं हैं हम, बदलेंगे जमाना। की शिक्षा को घर में अपनाएंगे, पंच की शिक्षा को घर में अपनाएंगे, अपने से बड़ों पर श्रद्धा दिखलाएंगे, अपने ही घर में हम शीशे नवाएंगे, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद पाएंगे, घर घर में ज्योति जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विद्यालय की जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पंच से धरती को स्वर्ग बनाएंगे, पंच से धरती को स्वर्ग बनाएंगे, जल जंगल जानवर जमीन को सुधारेंगे, जन जन को मानव बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्री विद्यालय की जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। दानव ने धरती को दूषित बनाया, दानव ने धरती को दूषित बनाया, हवा और पानी में जहर फैलाया, प्राण के ज्ञान बढ़ाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर विद्यालय के जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बताना चाहते तो बताइए। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत बहुत शुक्रिया रीता दीदी और आप सभी का जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर हम लोग एक गीत रखे हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक गीत के माध्यम से किसान को बीज जाकर गाते हैं, तो उन लोग का गीत के माध्यम से पता चल जाता है कि श्री विधि क्यों करना चाहिए, जैविक खेती क्यों करना चाहिए। और हम लोग बीमार से ग्रसित हो रहे हैं, रासायनिक खाद दे डालकर हम लोग बहुत बर्बाद कर दिए शरीर को। एक तो ज्यादा उपज भी नहीं अब हो रहा, धरती भी खराब हो रहा, हम लोग का शरीर भी खराब हो रहा, और इसके कारण हम लोग बीमार ही बीमार पड़ रहे हैं। तो हम लोग किसान के बीच प्रशिक्षण देख के गीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से उन लोग को सिखाते हैं और जैविक खेती करवाते हैं। और जैविक खेत में उत्पादन अच्छा होता है और हम लोग के शुद्ध भोजन, घर का भोजन शुद्ध होता है। जैसे सब्जी हो गया,
और खेती का जो चावल गेहूं अनेक प्रकार का जो हम लोग किसान को जैविक खेती करवा रहे हैं। जैविक खेती के माध्यम से हम लोग बाजार में भी बेच रहा है, अपने भी खा रहे हैं और औरों को सिखाते हैं कि यदि हम नहीं जैविक करेंगे तो हमारा बच्चा लोग कहाँ जाएगा, हमारा बच्चा का बच्चा कहाँ जाएगा। आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी ये सब करने के लिए, क्योंकि ये समय इस तरीके का है कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसा कि आपने बताया कि लेकर के जमीन की हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर के सब चीजों से निपटारे के लिए आप और आपके सारी जी। काम। यूरिया पहले हम लोग बाजार से लाते थे, लेकिन अब घर में ही यूरिया डीएपी बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, प्राणामृत बनाते हैं, ये सब खाद बनाते हैं और बीजामृत बनाते हैं। और जब दवा जैसे लाते थे, बीमारी लग जाता था तो हम लोग बाजार से जाते थे दवा लाने के लिए, लेकिन अब हम लोग निमास्त्र, श्री आग्नेयास्त्र, श्री ब्रह्मास्त्र ये सब हम लोग घर में ही बनाकर और खेत में छिड़काव कर रहे हैं। उससे उपज अच्छा हो रहा है और बीमारी भी नहीं आ रहा, हम लोग के उतना शरीर पर प्रभाव भी नहीं जहरीला पड़ रहा है। शुक्रिया शुक्रिया रीता जी ये सब जानकारी हमें देने के लिए। ये हमारे लिए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए काफी प्रेरणादायक भी रहेगा कि किस तरीके से आप इस प्राकृतिक खेती के काम को बढ़ावा देने के लिए आप जो कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि प्रसन्न जी आगे की बागडोर संभालें और जो आगे क्या अपेक्षाएं इस कोलिशन से हो सकती है उसके बारे में चर्चा को। विनय टाइम कितना बचा हमारे पास? 10 मिनट है प्रसन्न जी। हाँ। तो साथियों बहुत ही बढ़िया रोचक हमारा अभी तक का सफर रहा है। क्योंकि 10 मिनट का टाइम हमारे पास है, उम्मीद ये थी कि हमको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन अच्छा है जो दीदियों को सुनना, साथियों को सुनना ये ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए अच्छा हमें उसमें ज़्यादा टाइम हमने दे दिया, बहुत अच्छी बात रही है। अब यहाँ पे हम ये बात करना चाहेंगे, ओपन सेशन है ये, लेकिन आपकी अपेक्षाएं क्या है इस कोलिशन जिससे हम जुड़े, जिसके माध्यम से, जिसकी हम एनिवर्सरी बनाने इकट्ठे हुए हैं, जिससे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं 1 साल जिसकी गठन हो गए, इस कोलिशन से हम सबकी अपेक्षाएं क्या है, हम क्या उम्मीद करते हैं? तो क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, पॉलिसी लेवल पे क्या अपेक्षाएं, या हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में क्या अपेक्षाएं, या और भी अन्य कोई आपकी अपेक्षा है? इसकी कोलिशन से आपकी क्या अपेक्षाएं, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप ये काम कोलिशन के तहत होना चाहिए, या इन चीजों के बारे में कोलिशन आगे जाके ऊपर बात करे, तो उसके बारे में हम ओपन डिस्कशन करते हैं। कोई भी यहाँ पे बोल सकता है। तो शुरुआत करते हैं, आपकी अपेक्षाएं क्या है इस कोलिशन से, जिसको हम बोलते हैं गोइंग फॉरवर्ड, आगे आपको क्या लगता है कि क्या अपेक्षाएं आपकी इस कोलिशन से है? कोई भी शुरुआत कर सकता है। हाँ, नहीं देखिए, एक तो है कि बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी को और उनकी टीम को कि आपने कोलिशन इस तरह से स्टार्ट किया। नहीं, इसमें और भी नेचुरल हाँ सब लोग हैं, नेटवर्क हमारे जी, काफी इनिशिएटिव लेकर के, और खास करके जिस तरह से आरसीआरसी नेटवर्क बना है और फिर एनसीएनएफ बना है कोलिशन। हाँ, तो किस तरह से हम लोग जो है कलेक्टिवली नेशनल लेवल पर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें, जो चीजें मानव के स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है, तो और एक कलेक्टिव किस तरह से एफर्ट हम लोग लगा सकें हर एरिया में, तो इसमें कोलिशन किस तरह से कारगर हो सकता है। और जो भी जहाँ पर नेशनल लेवल पर जो भी कहीं पर यदि अच्छे अनुसंधान हो रहे हैं, लोगों के अनुभव आ रहे हैं, तो वो अनुभवों को इसमें साझा किया जाए और उसका एक कंपाइलेशन भी हो। बहुत स्टेट्स में तरह तरह की चीजें हो रही हैं और एक कॉमन लर्निंग उससे निकल करके आए और फिर उसको फिर शेयर भी किया जाए नेशनल लेवल पर। जो NRLM है, SRLM है, उनके यहाँ ये बहुत अच्छे हो रहे हैं इनोवेशंस और कर रहे हैं लोग। तो किस तरह से या ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इसमें जुड़े, और जिस तरह से सिक्किम में जो बैन लगाया गया है रासायनिक चीजों पर, तो पॉलिसी इन्फ्लुएंस करके हम किस तरह से स्टेट्स में रासायनिक चीजों पर जो है सो उस पर कुछ रोक लग सके, और बायोमास का ज्यादा से ज्यादा क्रिएशन हो, इस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा हमको बायोमास की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें फिर सीड बॉल के माध्यम से या प्लांटेशन के माध्यम से किस तरह से साथ बढ़े, ताकि अभी क्वालिटी फूड का तो डिमांड आने लगा है आपका मार्केट में, है ना, लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं ग्रेजुअली।
तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से किस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेशन है नेचुरल फार्मिंग का, ताकि आंध्र प्रदेश में भी विजय कुमार सर काफी वहां पर किए हैं और वो काफी जुड़े रहे हैं। एक ड्रेजरी का जो हमेशा आता है इशूज, लोगों को अपने हाथ से करना पड़ता है, तो जो मशीन आपका वहां पर जो साउथ में किए हैं बेंगलोर में और हैदराबाद में, तो उसको भी एनसीएफ वो जी बहुत बढ़िया, मैं आपका पॉइंट नोट किया। और हम क्योंकि समय कम है तो और भी साथी लोग से बोलना चाहेंगे जी। थैंक यू। और भी साथी बोलना चाहें, अपेक्षाएं जो है जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं संकेत समस्तीपुर से। सर, ओपन पॉलिनेटेड सीड्स का कंजर्वेशन एंड एक्सचेंज जो है पूरे देश में हो, तो ये पूरा एक बहुत बड़ा सहयोग होगा सभी साथियों के लिए। जी कंजर्वेशन, जी हाँ, ठीक है। और कोई साथी और बिहार के अलावा और भी और राज्य से कुछ? हेलो जी, मैं विश्वंभर हूँ विकास संभाग से। थोड़ा सा चर्चा की थी, थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि हमारी अपेक्षाएं क्या है। एक तो ये शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म, जैसे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह का हमको आगे भी सोचना चाहिए कि जो छोटे छोटे प्रयास अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते हैं। तो इसका एक कंपाइलेशन कैसे उपलब्ध हो कि भाई बिहार में या कहीं दूसरे स्टेट में कौन से छोटे प्रयास हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। तो एक रिसर्च का भी एक सोचना चाहिए कि आज की जो जलवायुगत परिस्थितियां हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन परिस्थितियों में कैसे हम ग्रामीण इलाकों में और कौन से विकल्प कैसे हो सकते हैं, बीज कैसे लोगों को उपलब्ध हो, स्थानीय स्तर पे ही अपने ब्लॉक में ही अपने गांव के आसपास मिल जाए। बीज को लेकर भी बहुत जद्दोजहद। आज ही हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी कि उन्होंने बीज नहीं बोया, सोयाबीन नहीं बोया इसलिए कि 10,000 रुपया कुंटल बीज है। तो हमने कहा भाई सोयाबीन क्यों बो रहे हो, सोयाबीन का विकल्प ढूंढो। तो वो मतलब उन लोगों को ये पता नहीं है कि हम कैसे क्या चीजें कर सकते हैं। तो अगर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ प्रयास हो रहे हैं तो लोगों को विकल्प भी समझ में आएगा कि हम सोयाबीन नहीं बोए या धान नहीं लगाएं तो और क्या चीजें कर सकते हैं। दूसरा, जैविक जो खाद और जैविक कीटनाशक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन आमतौर पे गांव में कैसे हम छोटे छोटे अपने घर के आसपास प्रयास करके बना सकते हैं खाद और कीटनाशक, उसका भी थोड़ा और ज्यादा व्यापक स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है। सरकार के जो कार्यक्रम है वो कैसे लोगों को पता चले, इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। और इसके लिए एडवोकेसी करने की जरूरत है कि सरकार में जो बजट है उसका एलोकेशन कैसे बढ़े जैविक खेती के लिए या छोटे किसानों को मदद करने के लिए, वो प्रयास करने की जरूरत है। थैंक यू। मेरा बाकी से अनुरोध है कि जो बातें हो चुकी है उसको रिपीट नहीं करके और आपको कुछ ऐड करना है उसमें तो अच्छा रहेगा। जी नमस्ते प्रसन्न भाई। मेरा ये कहना है कि अभी जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बहुत सारे, जैसे हम लोग यहाँ पे कृषि वानिकी पे काम कर रहे हैं, ये मतलब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है कि जलवायु परिवर्तन पे काम हो और उसके लिए जो है कृषि वानिकी से बेहतर और कोई तकनीक नहीं है जो मेरा समझ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे किसान, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे फेलोशिप प्रोग्राम दे रहे हैं या NCF जो नेशनल कोलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है, तो जैसे व्यवस्था जो है, अगर व्यवस्था सभी जगह पे हो, जैसे अभी हम लोग जो फेलोशिप प्रोग्राम दे रहे हैं तो सब छोटे सीमांत किसान हैं, तो उनके लिए वो व्यवस्था नहीं है कि अभी अगर वो करना चाह रहे हैं तो बीज जो है, अभी जैसे संस्था के तौर पर हमने मॉडल फार्म बना दिया, मॉडल फार्म बनाने के बाद, लेकिन अगर कोई किसान खुद से करना चाह रहा है तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। अगर वो बीज ढूंढ रहा है तो बीज फिर वही मार्केट में हाइब्रिड है। तो एक हर एक, जैसे ये सेंटर जोन में आता है तो कम से कम एक हमारा सेंटर जोन में हो जहाँ की सीड बैंक हो, जहाँ से कि पता हो सारी जैविक किसान करने वालों को कि यहाँ पे जो है बीज जो है उपलब्ध है। जैसे जो बाकी जो किसान है उनके लिए यहाँ पैक्स है, हाइब्रिड सीड है, केमिकल है, वो सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि उस व्यवस्था में
लोग को आसानी होती है, लेकिन वो जी हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। जी, हमारे पास 2 बस यही मिनट। चाहूंगा कि जी, मैं आपको थोड़ा मैं बीच में बस रोकूंगा। यही चाहता हूँ कि जी जी, जी मेरे जी पॉइंट में नोट कर लिए, आपको क्षमा करना चाहता हूँ कि बीच में रोक रहा हूँ जी आपको मैं। और कुछ देखिए 2 मिनट का समय, और किसी को जो नीरज जी ने बात अभी नहीं जो बोल पाए हैं, या त्रिपाठी जी के साथ नहीं, और पहले उनके अलावा कुछ आपको बोलना, रिपीटेशन ना हो, और भी कुछ आपको लग रहा है तो कुछ टाइम बहुत संक्षिप्त, इसलिए मेरे को क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन और कोई मुद्दा जो जो आपने तीनों नहीं बोला हो, उसके अलावा कुछ चीज यदि छूट गई हो, आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए कोरेशन के तहत अपेक्षाओं में, तो बता शेयर कर सकते हैं। जो पॉइंट मैंने बहुत सारे नोट तो किए हैं, इसके अलावा आपने भी सुना होगा, इसके अलावा कुछ छूट गया हो, कुछ आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं। विनय। प्रसन्न, अगर मैं बोल सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल, आशीष बोलिए। हाँ बोलो बोलो। एक बिंदु है कि जो एविडेंस बेस वाली चीज है, अगर उस पर हम काम कर सकें, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो अदर थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट कहें, ICR इंस्टीट्यूट हो या कोई भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो, उनके साथ मिलके कुछ केस स्टडीज डेवलप की जाए, ताकि जो साइंटिफिक फोरम है और जो गवर्नमेंट में जब हम बात करने जाते हैं तो उनकी जो झिझक होती है इन चीज़ों को लेके, वो थोड़ी दूर हो सकेगी। जब हम उनको जिस तरह से वो केमिकल फर्टिलाइजर या उन चीज़ों में जिस तरह से बहुत सघन रिसर्च करते हैं, उस तरह का कुछ कंक्रीट हम उनको दिखा सकें, तो शायद जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे और बेहतर हो। थैंक यू आशीष, वेरी वेरी गुड पॉइंट। यस, एनीवन एल्स? और किसी इसमें एक चीज भी काफी साथियों से निकल करके आई थी कि किस तरीके से जो सरकारी प्रोग्राम जो हैं, जैसे MG नरेगा के बारे में लोगों ने बात की, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके जो प्रोग्राम्स पहले से ही हमारे पहले पास से मौजूद हैं उसको परंपरागत हम कृषि विकास योजना है एक। हाँ तो उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके उसके लिए जागरूक करें, या उसके लिए ट्रेनिंग होगी, कैसे हम सरकारी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो ये, और अभी वक्त एकदम ही कम हो गया है, 1 मिनट बचा हुआ है, तो सबको ये बता दिया जाए कि अभी जैसे ही 12:30 बजेंगे आप सब वापस से मेन सेशन में चले जाएंगे, और वहां पर फिर आगे का कार्यक्रम वो वहां पर होगा, कुछ और वीडियोस और कुछ और चर्चा वहां पर होंगी। तो जैसा प्यूली ने कहा कि सब मेन रूम में जुड़ेंगे 12:30 बजे, और जहाँ पे इस कार्यक्रम का अंत होगा। तो कोई बस एक मिनट का समय है, तो आप एक्सप्लेनेशन बात, कोई फीलिंग आपकी इस पूरे 2 घंटे कार्यक्रम, कोई आपकी फीलिंग कैसा लग रहा है आपको? एक जिसको हम बोलते हैं आपकी भावना, फीलिंग क्या है? अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खुश क्या हैं? हो सकता है क्या अच्छा? क्या हो सकता है, क्या फीलिंग क्या आपकी इसमें? हाउ डू यू फील? अभी आपके मन में क्या भावना है एक शब्द में? सर मैं कमलेश पंचोली, AKSPI MP से। जी जी। ये जो हम लोग CNF के साथ जो प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद देखिए कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई हम इस तरह के ग्रुप के साथ आगे बढ़ेंगे और एक साथ कलेक्टिव वे में सोचेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमको नेचुरल फार्मिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ NCNF सभी साथियों। आपकी फील क्या? अच्छा लग रहा है, उत्साहित हैं, यस मोटिवेटेड यस, हैं? बहुत 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 एक शब्द बहुत में। शानदार। थैंक यू, थैंक यू। और एनीवन एल्स? बहुत अच्छा लग रहा है, और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का एक नए अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ कमलेश? प्रसन्न, बहुत अच्छा लगा आज के पूरे सेशन में। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुनने को मिले कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके जो लर्निंग्स हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, वो हम अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत उत्साहजनक ये आज का सेशन रहा, और अब आगे चल के बहुत फायदेमंद होगा हम लोग के लिए भी। हाँ, अभी 1 घंटे और है ना, अभी हमको और सीखने में और हमको लर्निंग होगी अभी 1 घंटे, तो डू नॉट लीव अस। जी जी ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। विनय? हाँ, और अभी है क्या हमें लोगों को लेके जाना है या खुद ब खुद लोग जाएंगे, वो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म कर लो तब तक यार। और भी कोई अगर हाँ, अब तो बातें कुछ शेयर फीलिंग क्या कर, है, कुछ शेयर कर सकते हैं जब तक फीलिंग जो भी उन्हें इस पूरे
आपका मंच है, आपको शेयर करना है, आपको बोलना है, हम तो सूत्रधार हैं बस। जी संकेत जी बोल रहे थे कुछ। जी सर, ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा। काफी कुछ टीम के साथियों से सीखने का मौका मिला, जिसको अडॉप्ट कर करके यहाँ पर भी किया जा सकता है। और ये सर इस ग्रुप का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये नॉलेज को क्रिएशन वर्कशॉप की तरह रहा। मीर भाई का मैसेज आया कि टाइम में जब वी नीड टू मूव टू द मेन सेशन, तो हाउ डू वी मूव? तो इसमें ये सबको लीव रूम दिख रहा होगा, लीव रूम ब्लू उसमें आ रहा होगा, तो वहां पे आप नीचे क्लिक राइट करेंगे, साइड पे, हाँ एक ब्लू कलर का बटन है, लीव रूम। उस पर आप क्लिक करेंगे और मेन सेशन में पहुंच जाएंगे। शुक्रिया सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत। लीव रूम पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, तो उसमें लीव ब्रेकआउट रूम क्लिक कीजिएगा, जो ब्लू वाला बटन है, दोनों बार ब्लू वाला बटन क्लिक करना है। लीव रूम पर क्लिक करने के बाद जो दो ऑप्शन है उसमें लीव, उस पर क्लिक करना है। ओके, उधर दो ऑप्शन नहीं चलना। विनय, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या बोला तुमने? सबको कैन यू मूव आल्सो, लाइक मूव करते जाओ, जो जो बच रहे हैं उन्हें मेन सेशन। ठीक है। मेन सेशन कहाँ पर, कौन सा वाला है मेन सेशन? नजर तो आ नहीं रहा। अनअसाइंड वाला होगा शायद, बट एनीवे पीपल आर मूविंग मेन सेशन, क्योंकि मेरे को भी नजर तो नहीं आ रहा है। ध्रुविता जी, शेफ्यूल जी, दिनेश जी, आप लोग इस रूम को छोड़कर आप मेन सेशन में जा सकते हैं। नीचे एक लीव रूम का बटन आ रहा है, ब्लू कलर का, नीले रंग का एक लीव रूम का बटन है, उस पे क्लिक करेंगे तो एक और नीले रंग का बटन होगा, उस पे क्लिक कर दीजिए।
ध्रुविता जी, शेफ्यूल जी, दिनेश जी और डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन बिहार के नाम से जो हैं, आप लोग प्लीज इस रूम को छोड़ के मेन रूम में चले जाइए। नीचे एक ब्लू कलर का बटन है लीव रूम का, उस पे क्लिक करेंगे तो एक और ब्लू कलर का बटन होगा लीव ब्रेकआउट रूम, उस पे क्लिक करके आप लोग मेन सेशन पे जा सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि ये रूम छोड़ दीजिए या एग्जिट कर दीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए मेन रूम में। Min, I have told them repeatedly, but I don't think they are listening anymore. Okay. Shall I move from here? You can come to the main room now. Okay. आप सबसे निवेदन है कि ये खत्म कर दीजिए और वापस से ज्वाइन करिए। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो इसको छोड़ के वापस से आइए। हेलो।